नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहन एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बात करने जा रहे हैं अधिगम से सिद्धांत के संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो, आपको पता है अधिगम की सिद्धांत की बात करेंगे, लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। इनसे 2 से 3 प्रश्न जरूर आपका पूछा जाता है, यानी 2 से 3 नंबर का जरूर आपका पूछा जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम टॉप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम के दृष्टि से, और अधिगम के सिद्धांत से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। ये कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ये टॉप 30 क्वेश्चन रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी बाई जयसवाल सर। पहला प्रश्न है, वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना जो है प्रारंभ करता है, यह चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह हमें अवस्था कहलाना है। देखिए, जब भी तार्किक रूप से वस्तुओं की बात की जाती है, बच्चों की बात की जाती है, जीन पियाजे जी के नाम सर्वोपरि आता है। और जीन पियाजे जी ने 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई थी, और सभी को तो होगा 4 महत्वपूर्ण अवस्था कौन कौन सी है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। प्रारंभ की बात करेंगे, और परिपक्व की बात करते हैं तो फिर अमूर्त की बात कर रहे हैं या औपचारिक की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, जीन पियाजे जी के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है। साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक क्लास डेली क्लासेस चल रही हैं, जरूर ज्वाइन करें। बाल विकास CDP की बात कर रहे हैं। साथियों, जीन पियाजे जी के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझाने के साथ होती है, वह हमारी अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। साथियों, मोटर सेंसरी अवस्था की बात कर रहे हैं या संवेदी मोटर अवस्था की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पे संवेदना की बात कर रहे हैं। संवेदी अंग से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था का नाम आ ही जाता है। तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है जीन पियाजे जी के अनुसार। अब जीन पियाजे जी के अनुसार आपको बताना है, क्या बताना है कि बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, कब करने लगता है। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण पर अगर देखा जाए, जब बच्चा वस्तु स्थायित्व को, जब भी प्रदर्शन की बात करें, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार, संवेदी प्रेरक चरण ही कहलाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहला जाएगी। कोई भी डाउट हो मेरे प्यारे मित्रों, फटाफट फीडबैक करें, कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। चौथा प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस क्रिया से सीखते हैं। वाइगोस्की की बात करें अगर, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस क्रिया से सीखते हैं। यहाँ पे क्रिया की बात कर रहे हैं, तो किस क्रिया से सीखते हैं साथियों। वयस्कों और संपतपरकों के साथ प्रस्तुत क्रिया से। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, क्या हो जाएगा, संपत भी नहीं होगा, ठीक है। समस्त प्रेरकों के साथ प्रस्तुत क्रिया, वयस्कों और समस्त प्रेरकों के साथ प्रस्तुत क्रिया से सीखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का 4th ऑप्शन का सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी वाइगोस्की की बात करते हैं वयस्क और संपतपरकों की बात करते हैं, इसके साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है दोस्तों। सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात करेंगे। जब भी वाइगोस्की की बात करते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं, तो वाइगोस्की के सिद्धांत में निहितार्थ अगर पूछा जाए क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सहयोगात्मक समस्या समाधान है। अगला प्रश्न है,
समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है जिससे किसे संतुष्ट किया जा सकता है। साथियों, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना मतलब अपने आप को ढालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किससे या जिससे संतुष्ट किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, तो वह दोस्तों आवश्यकताओं से। जी हाँ, आवश्यकता ही क्या है, किसकी जननी कहलाती है। नीचे कमेंट कीजिए, आवश्यकता है किसकी जननी है, सभी लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी बार यह टैगलाइन आपको सुनने को मिला होगा। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ही किसे संतुष्ट किया जा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को। क्योंकि आप देखिए, जब समायोजन करेंगे, समायोजन पर अनुकूलन कर लेंगे, तभी आपकी आवश्यकताओं की संतुष्ट कर पाएंगे। नहीं, जब भी जितना मिलता जाएगा आपकी आवश्यकताएं जो है बढ़ती जाती हैं। अभी आपकी प्राइमरी लेवल में जब सिलेक्शन होगा, आप बोलेंगे अध्यापक कब बनेंगे। ठीक है, अध्यापक बनने के बाद फिर अगर आपने, ठीक है, मास्टर किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे लेक्चर कम बन पाएँ। ठीक है, तो ये आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। मनुष्य की ये एक प्रगति है, क्योंकि विकास जो हमेशा चलता ही रहता है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इसका संकेत किसका होगा। मान लीजिए हम भी कभी ऐसा होता होगा, टीचिंग लाइन में भी होता है, पढ़ते पढ़ते जब ऊबने लगते हैं, ठीक है, तो यह किसका संकेत होता है। ये साथियों संभव कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो वही कार्य जब संभव कार्य मतलब वो संभव है, और वही कार्य अगर बार बार हो रहा है, वह फिर ऐसा संकेत मिलता है कि यह जो कार्य से हम ऊबने लगे हैं। तो आई तो संभव कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होना ऊबने का अर्थ हो जाएगा। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। जब भी देखिए वाइगोस्की की बात करें, जीन पियाजे जी की बात करें, थांडाई की बात करें, कोहलर की बात करें, स्किनर की बात करें, स्टर्नबर्ग की बात करें, ठीक है, यहाँ से सभी को पता होगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD बोलते हैं, इसका प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय साथियों आपके वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क जो है सहयोग से यानी हेल्प से, मदद से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर पूछा जाए कि जब वयस्क होते हैं वह सामंजस्य करते हैं किसी भी चीज़ों को, तो जो वर्तमान में बच्चे हैं इनके स्तर को, प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाना है, तो उसे साथियों समीपस्थ विकास कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। बच्चों को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। वह कौन सी अवस्था होती है। देखिए क्रम में लगाना, जैसे हम मान लीजिए कोई भी दे रहा है कि 1 2 3, यहाँ पे लिख जाए 6 8 10 9 7, ऐसे लिख जाए। अब इसको बच्चों से बोले इसको क्रम में लगा दिया जाए, ठीक है। या कोई भी आप वस्तु दे दें, उनको बोला जाए कि इनको क्रम में लगाइए, ठीक है। तो बच्चों को क्रम में लगाने की क्षमता जो है बालक में विकसित होती है। वह अवस्था जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था कहलाती है। यह आपको ध्यान देना है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व ही नहीं दिया है, ठीक है। तो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक गुथरी हैं। गुथरी ने कहा है, गुथरी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल अधिगम विकास को बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, छेद सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत कहलाता है। तो छेद सिद्धांत जो होता है वह गेस्टाल्टवादियों के वर्ग का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है। मान लीजिए दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनकी बाह्य व्यवहार का, आंतरिक नहीं करना है, बाह्य व्यवहार की नकल करना है, तो वह उसे क्या बोला जाएगा या उसे क्या कहा जाता है। तो वह कहलाता है अनुकरण, ठीक है। किसी व्यक्ति के बाहरी अगर व्यवहार को नकल करना ही अनुकरण कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है।
अधिगम के लिए आवश्यक क्या होता है साथियों? तो अधिगम के लिए आवश्यक है स्वचिंतन होना, स्वक्रिया और स्वानुभव। स्व मतलब स्वयं पर, किसी दूसरे पर फोकस नहीं करना है, स्वयं पर फोकस करना है। तो अधिगम के लिए, लर्नर के लिए, सीखने के लिए स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं स्वयं प्रश्नों को उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए, स्वयं क्रिया कीजिए और स्वयं अनुभव आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो अपने आसपास के वातावरण, जिसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं अगर पर्यावरण ईबीएस की बात करें, ठीक है, इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए, मतलब उस वातावरण के हमें ढालने के लिए अपने आप को, ठीक है, सामंजस्य करना, ये जो बुद्धिमत्ता का संबंध है जोड़ने वाले आपके मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं, ये आपको ध्यान देना है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 17वां प्रश्न प्यारे मित्रों, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सीखने में प्रयास, देखिए जब भी प्रयास और भूल के सिद्धांत की बात करते हैं एक ही नाम आता है, वह नाम है आप थॉर्नडाइक। अगर थॉर्नडाइक की बात करें और आगे आने वाले जो रहेंगे थॉर्नडाइक से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जीन पियाजे जी से करेंगे, कोहलर से करेंगे, वाइगोस्की से करेंगे, आने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो इनसे पार्ट वाइज हम थोड़ी थोड़ी करके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो जब भी प्रयास और भूल के सिद्धांत की बात करते हैं, इनके प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका क्या होती है? देखिए कभी हमें स्टडी करना हो एग्जाम टाइम में, जब भी फोकस होता है कि हमें एक बुक की तरह, कहानियों की तरह अगर पढ़ लें तो अच्छी बात है। ऐसे नहीं पढ़ना कि अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ घटना हो गई पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। ध्यान आकर्षित होने की जो भूमिका होती है वह उद्दीपक तीव्रता से होती है। उसके हमें एक इच्छा होनी चाहिए अंदर से, हमें सिलेक्शन पाना है। ये जो 30 महत्वपूर्ण है जो सर पढ़ा रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये प्रश्न है और एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। और आपको भी पता है, आप लोग अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो ईपी पावलोव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं आने वाली क्लासेज पर, तो इस पर ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। जब भी कुत्ते पर प्रयोग की बात करें एक ही नाम आएगा, ईपी पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ईपी पावलोव के द्वारा किया गया। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की बात करें, ईपी पावलोव का नाम सर्वोपरि आ जाता है। और 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और प्लस 10 प्रश्न और करेंगे। और ये दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास होने वाली है जो कि आपके अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जब भी क्रिया प्रसूत की बात करते हैं एक ही नाम आता है, स्किनर महोदय की बात करेंगे, ठीक है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया नीचे कमेंट कीजिए, काफ़ी बार मैं बात कर चुका हूँ। किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? अभिक्रमयोजित अधिगम के प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपके स्किनर महोदय की बात करेंगे। चाहे क्रिया प्रसूत की बात करें, चाहे अभिक्रमयोजित अधिगम की बात करें, इनका नाम स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा होती है। क्या होती है? जो आंशिक पुनर्बलन होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक प्रभावी होती है। यानी सतत कम होता है और आंशिक पुनर्बलन अधिक हो जाता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक प्रभावी होती है। ये ध्यान दीजिएगा। और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या दोस्तों गेस्टाल्टवादों के या गेस्टाल्टवादियों के द्वारा की गई थी। जब भी अंतर्दृष्टि की बात करें, गेस्टाल्टवाद की बात कर रहे हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जब भी सूझबूझ की बात करते हैं एक ही नाम आता है, वह दोस्तों कोहलर की बात करेंगे। सूझबूझ का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कोहलर की बात कर रहे हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को
किस नाम से जाना जाता है? तो कोई भी जो प्रचलित योजना होती है, जैसे पीएम आवास योजना चल रही है आपकी, ठीक है, नारी शक्ति योजनाएं हो गई, पेड़ बचाओ इन्वायरमेंट वाले ये योजना चल रही है, ठीक है। और काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं जो हमारे आने वाले लाइफ की बात करें, आने वाली पीढ़ी की बात करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति बात कर रहे हैं। तो प्रचलित योजना में जो भी नई जानकारी, उसमें पता है कि आपको, ठीक है, नई योजनाओं को सबमिट किया जाता है उसमें और जानकारी जोड़ी जाती है, तो उसे दोस्तों हम आत्मसातकरण कहते हैं, ये आपको ध्यान देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोई भी नवीन जानकारी है उसको वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। तो ये अनुकरण, समायोजन, आत्मसातकरण, ये तीनों समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो नवीन जानकारी को वर्तमान स्कीमा में बदलाव समायोजन होता है और प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातकरण होता है। कोहलर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या होता है? मित्रों के द्वारा जो उपहास किया जाता है, मित्रों के द्वारा जो उपहास होता है, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि मित्र क्या करते हैं? उपहास करते हैं, ये ऐसा है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम पर, मान लीजिए आप लोग साथ ही पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ कारणवश आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हो, सिलेक्शन नहीं हो पाए हो 1-2 नंबर से, तो वहाँ पे आपका मित्र का उपहास होता है। ये कहलाते हैं दोस्तों सकारात्मक दंड। ज़्यादातर बच्चों पर ज़्यादा यह प्रभावी होता है। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई और अंत में राजू की गोद में खरगोश रखा गया और राजू से खेलने लगा। यह प्रयोग का सिद्धांत है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें दोस्तों समझने की मिलती है कि जब हम बचपन से मैथ्स से डरते हैं, हमारे इंडिया में मैथ्स और इंग्लिश दो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रभावी है भाषा है। इंग्लिश की बात करें डरते रहते हैं, जबकि बहुत ही नॉर्मल है। हिंदी तो बहुत ही कठिन है अगर देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखें, हर प्रकार की दृष्टि से शुद्ध हिंदी अगर किसी से बोला जाए, लिखने के लिए बोला जाए, तो उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल आती हैं। लेकिन इंग्लिश और मैथ दो चीज़ें बहुत ही डरते हैं आप लोग। तो ये इस कहानी एग्जाम्पल से आप लोग ले सकते हैं कि खरगोश और अपने आप को, खरगोश किससे डरना है? कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जो सबसे कठिन लगता हो और अपने आप को राजू के नाम पर ऐड कर लीजिए। शुरू में आप किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग दूर रखते हैं, काफ़ी दूर रहेंगे, तो आने वाले दिनों में हर रोज़ देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आपसे काफ़ी दूरी धीरे धीरे जो है कम कर देगा। जब आप दूरी कम करेंगे यानी उससे पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, 1-2 घंटे उससे सब्जेक्ट से ज़रूर कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो अंत में क्या होता है, आप और आपका सब्जेक्ट जो है एकदम से आसान लगने लगता है आपको। ये जो सिद्धांत एग्जाम्पल होगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करेंगे। ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे, अधिगम से सिद्धांत की बात करेंगे, लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था। और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भी थी और काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं आप लोगों को। इसी तरह फीडबैक और प्यार स्नेह बनाए रखिए, टीचर्स फैमिली से जुड़े हुए और अपने टीचर्स फैमिली को इसी तरह लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी शिक्षक बंधुओं को जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।